तो ये व्हाट इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कहानी का हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। अब ये इसलिए बनाया है कि कई बार बच्चों को 12th में भी ये थोड़ा तकलीफ होता है, तो सोचा कि शुरू से कहानी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन थियरी में एटम्स, मॉलिक्यूल्स इन सबको ना एक सिंपल धागे में समझने वाले हैं। देखो, अब यहाँ आज का जो टारगेट है उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये जो स्लाइड है यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल पिक्चर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन थियरी का, द सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थियरी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं वगैरह। अब देखो, मैंने एक अलग से वीडियो बना है कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तक। वो भी अगर साथ में देख लें अब तो और भी पक्का हो जाएगा, नहीं तो ये भी ठीक। अब फिर देखेंगे कि दुनिया का जो सारा मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्चुअली बना है मॉलिक्यूल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इससे। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। बेसिकली ये है इलेक्ट्रॉन्स का चलना। ये इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर आपको कि ज्यादा होना, या ये इलेक्ट्रॉन का कम होना। ठीक है, ये समझ लो आप। अब ये सब अभी क्या है कि क्लास 10 लेवल पे रखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लीन बनाएंगे, ताकि जब आप 11 12th में जाओ तो करंट, पोटेंशियल, सर्किट सब आपको एकदम नेचुरल लगे। जो पिक्चर हम अभी बनाएंगे उसे हम आगे के चैप्टर्स में इसी कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करने वाले हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की थियरी जो है उसकी चर्चा इस स्लाइड में शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत एक सिंपल एजम्पशन से स्टार्ट होती है। कौन सा? कि ये एक छोटा पार्टिकल होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और सारे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी आप बोल दो, जैसे बल्ब का जलना, फैन चलना, मोबाइल, कंप्यूटर, जो सबको समझ सकते हैं सिर्फ इसी बात से कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, या कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या कहीं पर कम है। ये थियरी सिर्फ एप्लीकेशन तक लिमिटेड नहीं है। देखो, जैसे मैंने कहा मोबाइल, ये वो नहीं, ये केमिस्ट्री में भी काम आती है, एटॉमिक फिजिक्स में भी काम आती है, और नए मटेरियल्स, मेडिसिन आज इसी से बन रहे हैं। क्योंकि इस पे हम इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि साइंटिस्ट ने ये जैसे कहा मैंने कि एक कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ऐसा थोड़ा बहुत प्रूव किया, और तब से लगातार सारे जो थियरीज है वो एक दूसरे से जुड़ गई और सही प्रिडिक्शन लिए हैं, नए डिवाइस बनाए हैं जो रियल लाइफ में भी काम आते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल फिजिक्स में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन थियरी काम करती है, बार बार टेस्ट पास करती है, तो हम इलेक्ट्रॉन को एक रियल पार्टिकल ट्रीट करेंगे। ये इसलिए कहा गया है कि इतना छोटा पार्टिकल है कि इसको कोई अभी तक देख नहीं पाया, इसके इफेक्ट को अ, पकड़ पा रहे हो, इसी से थियरी बनाई है। चलो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। जब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, तो हम क्या इमेजिन करें? हैं? अभी थोड़ा टेक्निकली थोड़ा जाने के लिए, तो य- या तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, या फिर किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब एक्सेस, तो वो नेगेटिव हो गया, या इलेक्ट्रॉन्स कम है तो मतलब लैक ऑफ, तो वो पॉजिटिव हो गया। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें आप देखोगे उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स का
जो अरेंजमेंट है और ये जो मूवमेंट की बात की हमने पहले, वही मेन स्टोरी होती है। समझे? ज़्यादा, कम या मूव कर रहे हैं। इसलिए पूरी इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई इसी क्वेश्चन के अराउंड घूम रही है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, कैसे मतलब मूव करते हैं और कैसे उनको मूव किया जा सकता है। ठीक है? देखो ये वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, कैसे कॉन्फ़िगर, इसी पे तो बड़े-बड़े इक्वेशन हैं। जब टेक्निकली मैक्सवेल के इक्वेशन देखोगे। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं। ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि अब शुरू कर रहे हैं तो मैटर के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है ना? वैसे आपको पता ही है एटम, मॉलिक्यूल्स ये वाला पार्ट देख ही लेते हैं अभी। देखो यहाँ सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक सपोज करो कि ग्लास ऑफ वाटर है। सोचो उसमें से आपने एक ड्रॉप लिया है। क्या करो कि इस ड्रॉप के 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर 2 पार्ट्स में और डिवाइड करो। ऐसे बार-बार डिवाइड करते रहो। क्या होगा? कुछ टाइम के बाद आपके पास एक इतना छोटा ड्रॉप आएगा कि नॉर्मल आँख से आप उसे देख ही नहीं पाओगे। माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये माइक्रोस्कोप छोटा-सा ड्रॉप भी अभी पूरा का पूरा वाटर ही है। माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो वाटर वाटर दिखेगा आपको, है ना? आपका उसका टेस्ट करो, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसका सब वाटर जैसा ही है, केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट को अ, आप दोगे ना एक बड़ा ग्लास या एक छोटा-सा ड्रॉप जो आपको माइक्रोस्कोप से दिख रहा है, तो वो बोलेगा कि दोनों केमिकली सेम है, दोनों वाटर है। मतलब हम मैटर को डिवाइड करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी पहचान चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी वाटर ही है। समझे आप? अभी भी और छोटा जा सकते हो, कहने का मतलब। अब सोचो कि हमने जैसे हम ऐसा करो कि और छोटा करो और सुपर माइक्रोस्कोप से आप उसको देख पा रहे हो, है ना? जो आज के रियल माइक्रोस्कोप से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इससे हम जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉप था, उसको और छोटे पार्ट्स में कर सकते हैं डिवाइड, क्योंकि अब हम देख सकते हैं आगे भी। तो लंबे टाइम तक जितना भी डिवाइड करोगे, हर छोटा पार्ट अभी भी वाटर की तरह ही बिहेव करेगा, है ना? जैसे लेकिन एक स्टेज आएगी जहाँ आपको इतना छोटा प्लेस मिलता है। अब देखो वहाँ वाटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर आप उसको और डिवाइड करोगे, तो उसके पार्ट्स क्या होंगे बताओ? वाटर नहीं रहेंगे, है ना? तो इसी लास्ट छोटे पीस को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। आपको पता है फिर भी कई बार क्या है, कंटिन्यूटी के लिए बता दिया। तो मॉलिक्यूल क्या होगा कि सबसे छोटा पार्ट जो अभी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है ना? वाटर के केस में आपको पता है इसको H2O कहते हैं। अब उस मॉलिक्यूल के अंदर और जाते हैं, है ना? अभी हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जा सकते हैं। पहले हमने सोचा था कि वाटर मॉलिक्यूल एक छोटा गोला होगा, ऐसा। लेकिन जब आप इसको जैसे कहा इंस्ट्रूमेंट है, आपको उस इंस्ट्रूमेंट से देखोगे तो पता चलता है कि कोई गोला नहीं है, यहाँ तो एक्चुअली 3 पार्ट्स में एक्टिविटी दिख रही है ना? जैसे ये मॉलिक्यूल दिखाया वैसे नहीं दिखता है, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज व्हिच यू कैन सी। जैसे 2 छोटे एक जैसे पार्ट दिखेंगे, उनको हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, और एक बड़ा डिफरेंट पार्ट है, उनको ऑक्सीजन एटम बोलेंगे। तो हम लिखेंगे कि ये H2 है, यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है। डिफरेंट एटम्स मिल-जुल के डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिससे अलग-अलग सब्सटेंस बनते हैं। ये यहाँ पे ये बात है। अब एटम्स की बात थोड़ा और क्लियरली करते हैं। मॉलिक्यूल को अगर तोड़ोगे, है ना? जैसे तो आपको एटम मिलते हैं।
एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अभी भी बची होती है। वाटर में सिर्फ दो टाइप के एटम्स हैं, एच और ओ। अब साइंस ने डिस्कवर किया है कि नेचर में लगभग अप्रोक्सीमेटली बोल दो तो 100 तरह के एटम्स होते हैं। हर टाइप को हम एक एलिमेंट बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, आयरन, गोल्ड, नाइट, ये सारे एलिमेंट हैं। और सबसे ये अमेजिंग बात आप ये कहो कि दुनिया का हर मटेरियल, जैसे वुड, प्लास्टिक, कोई भी ले लो, लोहा, बायो मटेरियल आपका, तो सब इन्हीं जो बेसिक एलिमेंट 100 मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास से बने हुए हैं। इसी सब में यही एलिमेंट है, बेसिक एटम बोल लो। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से ये सारा सब बना हुआ है। ये ह्यूमन बॉडी भी सिर्फ कुछ ही एलिमेंट से बन जाती है ना? ज्यादातर पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, फॉस्फोरस वगैरह। चलो अब एक स्टेप और अंदर चलते हैं, एटम के अंदर। हाँ, जैसे एटम में गोल गोल दिखाया वैसे दिख है नहीं, एक्टिविटी दिखती है कुछ। तो हमने अप्रोक्सीमेटली वो रफ स्केच है ये। तो वाटर के सबसे छोटे एटम को यहाँ पे दिखाया है, जैसे हाइड्रोजन ले, है ना? तो सुपर माइक्रोस्कोप बोलो हमारे पास, एज्यूम करो तो एटम के अंदर देख सके। तो ये ऐसे हाइड्रोजन कुछ ऐसा दिखेगा कि जहाँ एक, देखो आप, बड़ा सा गोला है, उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, रुदरफोर्ड ने ये नाम दिया था, है ना? जिसको छोटा सन कह दो, बीच में है। और इस न्यूक्लियस के आसपास एक छोटा पार्टिकल गोल गोल घूमता है ना? क्योंकि वहां एक्टिविटी दिखती है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन बोल दो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और न्यूक्लियस का नेट चार्ज होता है पॉजिटिव। ये डायग्राम देखो, मैंने कहा एक्चुअल शेप नहीं, लेकिन ये सिंपल मॉडल है जो हम समझते हैं कि एटम के अंदर चार्जेस अलग अलग जगह पे होते हैं, ऐसा, है ना? और इस मॉडल को जैसे एक्सपेरिमेंटली भी थोड़ा बहुत सपोर्ट हुआ है, तो ये ठीक ही चलता है। अब मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल, ये जो अंदर जो है, जो क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियस, जिन्होंने रुदरफोर्ड ने ये नाम दिया था कि एटम का जो सेंटर है, ये न्यूक्लियस के अंदर बोलो, पता ही आपको क्या होता है ना? ओवरऑल तो प्रोटॉन्स बोल दो, हैवी पार्टिकल्स जिनका पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स बोल दो, ये भी हैवी पार्टिकल है जिनका कोई चार्ज नहीं होता है ना? आप अब आप तो आपको पता ही है कि इसी इनके भी अंदर बीच जाओ तो आपको क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, ये सब अब दिखता है, लेकिन हम यहीं तक स्टिक रहेंगे कि यहाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और ये सारे न्यूक्लियस में है, कहीं इधर उधर नहीं है। और ये न्यूक्लियस गोला समझ लो आप, वैसे होता नहीं है बट समझ लो कि गोला है इन सबको मिला के। अब चार्ज का बैलेंस समझते हैं, है ना? बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज, मतलब उतने ही प्रोटॉन होते हैं, है ना? ताकि एटम तो न्यूट्रल है, तभी तो न्यूट्रल होगा ही। अगर इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें से रिमूव कर दो या ऐड करो, तो एटम पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बन जाता है। ठीक है? अब डिफरेंट एलिमेंट्स में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो इससे आप इसको आइडेंटिफाई, न्यूट्रॉन से भी संख्या को अ, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सारी बात की बात है जो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे आगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पे हम ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास अलग अलग शेल या ऑर्बिट बोल दो में होते हैं। जो इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन जो पास में होते हैं, हम्म, वो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। इनको हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। इनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। और जो आउटर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़े से दूर, वो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, है ना? ये लूजली बाउंड बोलो, और इनको फ्री करना आसान है, तो इनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है?
और यही पॉइंट हमारे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको मूव करवाना था रिलेटिवली, जो आसान है उन्हीं को मूव, तो ये फ्री है। जब मटेरियल के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो हम कहते हैं वहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। समझे आप इलेक्ट्रॉन थियरी का मतलब? तो करंट की कहानी मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है। समझे आप? ओके। चलो, ये सब आपको वैसे पता ही था, लेकिन हमारी स्टोरी अब शुरू करते हैं, तो सोच रहा है ये शुरू से ही शुरू करते हैं, इसलिए ये लेक्चर लिया है। चलो, अब तक जो सीखा उसका छोटा सा समरी करते हैं। मॉलिक्यूल क्या आता है? दो या दो से ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन। सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है, पहचान, सब्सटेंस की पहचान। एटम क्या है? किसी एलिमेंट के सबसे छोटा फिजिकल। ये एटम को और छोटा करोगे तो एलिमेंट की आइडेंटिटी ही लूज हो जाएगी। समझा? न्यूक्लियस एटम का सबसे हेवी पार्ट जो सेंटर में होता है, पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस के पास है, और वो मूव नहीं करता है अप्रोक्सीमेटली, है ना? वैसे जैसे सन भी वो कहा जाए तो मूव करता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली नहीं मूव करता, वैसा ही न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन जो है वो भी इसी के अंदर है, न्यूक्लियस के। वो भी हैवी है, लेकिन न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये सब आपको पता है, फिर भी एक बार रिवाइज। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये भी हैवी है। हैवी इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो कंपेरेटिवली बहुत ही कम मास है। तो ये भी पॉजिटिव, ये चार्ज इसका पॉजिटिव है। तो इस 5 चीज़ों से एटम का फ्रेमवर्क तैयार हो गया। इसी को हम स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह। अब बाकी की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है। आप बोलो कि लगभग वेटलेस पार्टिकल है। इसका चार्ज नेगेटिव होता है, जो न्यूक्लियस के आसपास घूमता है। यहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल्स में, ऑर्बिट में बैठे हुए थे, न्यूक्लियस से एकदम स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। इनको आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ये नहीं निकलते। फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं, लूजली बाउंड बोलते हैं, जो रिलेटिवली आसानी से एटम को छोड़कर दूसरे एटम में जा सकते हैं या घूम सकते हैं ना। इनको एक समझ लो कि जैसे एटमॉस्फेयर में गैस, हवा के मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, वैसे ही ये मटेरियल में गैस है इलेक्ट्रॉन का, ना, ऐसा वो घूमते रहते हैं एक एटम को छोड़ के दूसरा। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना, या किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना या कम होना, एक्सेस या लैक। अब इसीलिए मॉडर्न व्यू में इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर। ठीक है? अब एक फाइनल पिक्चर लो कि सारा मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सब एटम से बने हैं, और एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। हर एटम के बीच में सेंटर न्यूक्लियस होता है। क्या मतलब? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आसपास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। खास तौर पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, काफी इजीली मूव करते हैं, स्पेशली मेटल्स में, इसीलिए उनको कंडक्टर बोलते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करे, तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन करंट है ना? जब यूजुअली क्या है, ये मूव होते रहते हैं, लेकिन रैंडम होता है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं होता है, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए करंट नहीं मिलता। हाँ, कि अब इसलिए आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कहानी। देखो, बाद में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने शुरू से शुरू किया है। जैसे आपको, मुझे पता है, जब कभी भी पोटेंशियल की बात आती है, बी, फिर आप वहां फंस जाते हो कि वहां हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसको समझने के लिए। नॉट ओनली वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई की, नहीं, उसी के लिए बनाया है एपिसोड। अच्छा, तो कैसे वो अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैसे वो मूव करते हैं, और कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कैसे कम चार्ज, करंट, पोटेंशियल, ये सब फिनोमिना बाद में बनाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी पिक्चर को यूज करेंगे, है ना? जब हम मैंने कहा करंट, वोल्टेज, रेजिस्टर, सर्किट, सब कुछ डिटेल में ऐसे ही इसी तरह स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलो, होप है कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आया हो।
तो अच्छी बात है। सब्सक्राइब करो मैं और इसको क कंटिन्यू करें ताकि आपका छूटे नहीं। थैंक यू।